हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बताइए कैसी चल रही है ज़िंदगी और कैसी हो रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। बहुत ही नज़दीक है एग्ज़ाम। इसके अलावा रिट का एग्ज़ाम भी आपने देख लिया होगा। बहुत एक अच्छा सवाल पूछा गया था रिट के एग्ज़ाम में। मैंने 2-4 सवाल ही देखे थे रिट के एग्ज़ाम से संबंधित। एक आर्टिकल 129 पूछा गया था, एडवोकेट्स ऑन, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस को सॉल्व किया जाता है, उसके रिकॉर्ड्स को संभाल के रखने का कार्य होता है निचली अदालत का। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 129 में। तो ये एक सवाल पूछा गया था और यही सवाल एक मुझे थोड़ा सा डिसेंट लगा, इसीलिए मैंने इस सवाल को अपने दिमाग में छाप लिया था। इसके अलावा कुछ समय पहले हरियाणा एसआई का भी एग्ज़ाम हुआ है। हरियाणा एसआई के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। मनोज रावत जी, अमित चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिवांगी जी, पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल पूछा गया था, अभी एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम कौन सा हुआ है? हरियाणा एसआई का एग्ज़ाम हुआ है। शायद फीमेल वाला जो एग्ज़ाम था उसमें सवाल पूछा गया था, मे बी मेल वाले में भी पूछा गया हो। सवाल इस प्रकार से था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो डिपार्टमेंट है ना, निम्नलिखित में से जो कौन सा डिपार्टमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नहीं, सवाल ये पूछा गया था कि एसएससी के बारे में। हाँ, सवाल ये पूछा गया था कि एसएससी के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में भारतीय संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। एक बार मैं ऑप्शन देता हूँ आप सभी को, जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, चाहे 2 बच्चे आए चाहे आधा बच्चा क्यों ना आए, मगर मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पढ़ाकर ही जाऊँगा। जो भी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, जो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके चांसेस एग्जाम में 100% बनने ही हैं, उन सवालों को कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है मेरे लिए। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये भारत के राष्ट्रपति पढ़ाया था थ्योरी वाले पोर्शन में। इसी प्रकार से एक सवाल है, उस सवाल से शुरू करना चाहूँगा क्लास को। सवाल कुछ इस प्रकार है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, एसएससी के बारे में, सिंपली लिख रहा हूँ, एसएससी के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में भारतीय संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में? ऑप्शन क्या दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया था आर्टिकल नंबर 308। ऑप्शन नंबर बी दिया गया था आर्टिकल नंबर 312। ऑप्शन नंबर सी दिया गया था आर्टिकल नंबर 315 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया था नन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, मैं नन लिख देता हूँ केवल, आप इसी से समझ जाएंगे पूरे सवाल का मतलब। चलिए जवाब देने की कोशिश करना एक बार जल्दी से, फटाफट से। क्लास को शेयर कीजिए, मैंने सवाल से ही शुरुआत करी है। मान लीजिए ये सवाल जीडी के एग्ज़ाम में, एमटीएस के एग्ज़ाम में या फिर लेखपाल के एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में, इसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम होना है उसके एग्ज़ाम में, स्टैनो के एग्ज़ाम में, कहीं भी ये सवाल अगर रिपीटेड आधार पर पूछ लिया गया तो इस सवाल का सही जवाब आप क्या देंगे? स्क्रीनशॉट लीजिए इस सवाल का फटाफट से। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में एसएससी के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। मुझे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण गजब प्रकार के सवाल आज आपको करवाने हैं। कमेंट्स आ नहीं रही हैं आपकी, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। आर्टिकल 315 में, बहुत बढ़िया। मनोज रावत जी कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 315 में लिखा हुआ है। सवाल दोबारा से देख लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मेरे ख्याल से 1-2 विद्यार्थी ऐसे भी होंगे हमारे साथ जिनको एसएससी की फुल फॉर्म शायद ना पता हो। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की फुल फॉर्म, यूपीएससी की फुल फॉर्म विद्यार्थी ज़्यादा जानते हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म विद्यार्थी ज़्यादा जानते हैं, मगर मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर रैंडमली सवाल पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएससी, तो विद्यार्थी डामाडोल हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या रहेगी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 308 में लिखा हुआ है। कपिल जी कह रहे हैं 315 में, अमित चौहान जी कह रहे हैं 308 में, देव नारायण चौधरी जी कह रहे हैं 312 नंबर के आर्टिकल में। बहुत बढ़िया। बाकी कोई और विद्यार्थी? इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा क्या? ये भी मार दीजिए डायलॉग कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। बहुत बढ़िया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत बढ़िया। यूपीएससी की फुल फॉर्म आप जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना की गई थी कब? इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना करी गई थी ली कमीशन की सिफारिश पर। किस कमीशन की सिफारिश पर? ली कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? इसकी स्थापना किसकी कमीशन की सिफारिश पर करी गई थी? ली कमीशन की सिफारिश पर। वैसे इसके बारे में बोला गया था कब? तो 1919 अधिनियम में इसके बारे में जिक्र किया गया था, मगर स्थापना बाद में जाकर की गई। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे रोज बारकर। ठीक, रोज बारकर इसके पहले अध्यक्ष मिल जाएंगे। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। तब इसका नाम यूपीएससी नहीं था, एफपीएससी भी नहीं था। आप केवल मान सकते हो कि लोक सेवा आयोग था, केवल नाम इतना था, लोक सेवा आयोग। इसका नाम यूपीएससी कब हुआ? उससे पहले इसका नाम लोक सेवा आयोग से हुआ था, एफपीएससी
जिसका मतलब है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। इसके बाद यूपीएससी कब हुआ? 1950, जब भारत का संविधान लागू होगा। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना लिखा हुआ, इस सवाल का जवाब क्या है? नन ऑफ दीज। भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इसका मतलब एसएससी किस प्रकार का आयोग है? तो आप बोलोगे गैर संवैधानिक आयोग है। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये किस प्रकार का आयोग है? इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक गैर संवैधानिक आयोग है। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये मतलब किसी को समझ नहीं आया तो जल्दी बताइए फटाफट। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये वाला मीनिंग किसी को अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मतलब मैं समझा दूंगा। बस ये मत बोलना मतलब की बातें कर रहे हो, मतलब से हमें क्या है, हम तो वैसे ही मतलब ही हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत बढ़िया। पहले आए फिर गायब, समझ आया, मतलब समझ आया। 1 अक्टूबर 1926 लीग कमीशन की सिफारिश पर, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में भारतीय संविधान में नहीं लिखा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अर्थ क्या रहेगा कि संविधान में उसका जिक्र नहीं है। इसके अलावा एसएससी की स्थापना की गई थी 1975, 1975 के आसपास इसकी स्थापना करी हुई आपको नजर आएगी। इसके मौजूदा अध्यक्ष कौन है? इसके मौजूदा अगर चेयरमैन, मान लीजिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आप एग्जाम देने जा रहे हो और सवाल आपसे पूछ लिया गया कि एसएससी के पहले चेयरमैन कौन थे और एसएससी के मौजूदा चेयरमैन कौन है, ये दो सवालों के जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट करके। मैं शुरू करता हूँ क्लास को। ठीक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, लेखपाल भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। केपी सिंह जी, कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका क्लास में। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स मैंने इतनी इजीली आपको समझा दिए आपको समझ भी आए होंगे। नहीं आए समझ तो बिल्कुल आप रूबरू हैं मेरे सामने, आप 10 सवाल पूछिए, मैं 10 सवालों के जवाब आपको दोबारा से देने में बाध्य हूँ। चलिए लेके चलता हूँ आपको सवालों की तरफ। आज क्या करवाने के मूड में हूँ? आज सितंबर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाने के महीने में हूँ, जो आज सेकंड क्लास के रूप में देखा जाएगा। 2 घंटे के आसपास क्लास चलेगी, जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी लोग जानते हैं ये कोर्स है, नया लॉन्च करा गया 29 सितंबर 2021, जो कि आज की ही तारीख है। नहीं, आज नहीं, कल की तारीख से ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। तो किसी को भी इस कोर्स में एनरोलमेंट करनी है तो आप ज़रूर कीजिए भाई। 100% एक अच्छा बैच है, एक अच्छा अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है। बस ध्यान रखना, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो भूल जाइए, डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर? इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे, किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करनी है यूज़ करना पड़ेगा कोड CM10। इसके अलावा ये रहेगा आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो आइए एप्लीकेशन पे इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और पूछ लीजिए अपना डाउट। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। जैसे मैंने आपको बोला क्या आपका कोई डाउट है अभी, तो आपको याद होगा कि क्लास में वो बिना बात के हाथ खड़े करने वाली शरारतें आपको याद होंगी, मगर यहाँ शरारत के तरीके से नहीं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। क्लास के बीच में आपका कोई डाउट आ रहा है तो साइड में ऑप्शन दे रखा है रेज योर हैंड का, हाथ खड़ा कीजिए और पूछ लीजिए आपका सवाल। एजुकेटर आपको बिल्कुल एक तरीके से, बिल्कुल आप मान लीजिए कि लाइव आकर आपको समझाएंगे कि ये इसका सवाल का जवाब है। क्लियर? ये कुछ और अन्य कोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट, एवरी संडे करवाया जाएगा। ध्यान रखिए पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। दोपहर 12 बजे एवरी संडे 40 सवालों के जवाब देने 50 मिनट में 1 करोड़ की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, आप जीत सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ अन्य कोर्सेज और रहेंगे SSC कैटेगरी के, यहाँ पर भी आपको यूज़ करना है मेरा कोड CM10। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। माफ़ी चाहूँगा, वो पॉइंट समझाना ज़रूरी था इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। सर मैंने 6 महीने के करंट अफेयर के नोट्स बना लिए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने अप्रैल महीने से ही करंट अफेयर के नोट्स बनाए होंगे। ठीक, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फ्रैक्चर्ड हिमालय। वो बोल रहा है एक किताब है, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है फ्रैक्चर्ड हिमालय। ये जो फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा क्वेश्चन है, 15 सेकंड का समय, आप जवाब दीजिए। इसके अलावा आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं, भारत का सबसे बड़ा या फिर एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ मौजूद है? एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ पर मौजूद है? चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ पर मौजूद है? इसके साथ साथ एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जो टुलिप गार्डन मौजूद है ना, ये हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला के पास मौजूद है, या पर्वत श्रृंखला में मौजूद ये टुलिप गार्डन है? ठीक है, चलिए भाई, हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला में मौजूद है ये? एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, कम से कम PCS लेवल का सवाल है ये। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? तो 2-3 सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गए, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुशील कुमार योगी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ओ वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, IT बैंक DRDO रिलेटेड क्वेश्चन।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? 15 सेकंड का समय मैंने आपको दिया था इस सवाल का जवाब देने के लिए। इसको अंडरलाइन कीजिए, अगर पढ़ने का तरीका सही जानना है तो इसको अंडरलाइन कीजिए सबसे पहले। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा निरुपमा रॉय। निरुपमा रॉय रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन आपको कहाँ मिल जाएगा? जम्मू और कश्मीर में मिल जाएगा। J&K, जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएगा आपको एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन। इसके अलावा जो पहले खेलो इंडिया विंटर एडिशन वाले गेम करवाए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले खेलो इंडिया विंटर एडिशन वाले गेम, पहले बोल रहा हूं, दूसरे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? वो जो दूसरे करवाए गए हैं वो दूसरा पॉइंट है, मतलब वो दूसरा सवाल है। जिसका पहला वर्जन करवाया गया था लेह के अंदर, दूसरा करवाया गया गुलमर्ग में। यहां पर सवाल है 2021 में, 2021 में जो फर्स्ट वर्जन ऑफ खेलो इंडिया विंटर्स गेम करवाया गया है, फर्स्ट वर्जन ऑफ खेलो इंडिया विंटर्स गेम जो करवाया गया है उसका संस्करण कहाँ पर करवाया गया? सवाल ये। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो करवाया गया है, फर्स्ट सीजन जो करवाया गया वो कहाँ पर करवाया गया है? इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। देखिए, बिल्कुल आज भी हमारा वही पैटर्न है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को टैकल करते हैं। नटालिया शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करूँगा आप भी बहुत अच्छे होंगे। राहुल कुमार पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी का कुछ समय पहले ही आप समझ सकते हैं कि किसी कारणवश उनका निधन हुआ है। सवाल ये है सर, रामविलास पासवान जी कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, कौन सा मंत्रालय? राहुल पासवान जी, आपके लिए सवाल है, रामविलास पासवान जो थे उनके पास कौन सा मंत्रालय था? रामविलास पासवान के पास जो था वो कौन सा मंत्रालय था, वो कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? इस सवाल का जवाब और दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है झांसकर। इस सवाल का सही जवाब है झांसकर। इसको भी इंपॉर्टेंट बना के टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान वाला भी। इसके अलावा मैंने एक सवाल देखा था, आज मैं सवाल थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, उसका सही जवाब था मोदी, मतलब ये वाले मोदी नहीं, सुशील मोदी जो हैं, उस सवाल का सही जवाब था कि पहली बार बिहार के अंदर किसने वो कैलकुलेट करी। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था कि बिहार पीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल है, वो शायद 2018 या 19 में पूछा गया सवाल है, उस सवाल का सही जवाब था सुशील मोदी। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं आपने सभी समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट बायोब्रिक, बायोब्रिक मतलब ईट की बात कर रहा है वो, ठीक है, जैव ईट की बात कर रहा है, तो बायो ईट की बात कर रहा है। ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत के पहले जैव ईट आधारित भवन का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी मद्रास में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी हैदराबाद में या फिर आईआईटी गुवाहाटी में? चलिए भाई जवाब दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया, खाद्य मंत्रालय संभाल रहे थे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार क्लास को दोबारा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए फटाफट से। सवाल है, इंडियाज फर्स्ट बायोब्रिक बेस्ड बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी गुवाहाटी? बहुत अच्छे सवाल हैं। अगर आप मान के बैठे हैं कि आपको एग्जाम क्रैक करना ही है तो यही मान सकते हैं कि यही वो सवाल है जो आपको एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सवाल कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? अगर सवाल का सही जवाब आप देंगे तो इस सवाल का सही जवाब है आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से सवाल बनाने का सही तरीका क्या है? देखिए सर, हैदराबाद को डालिए, अंडरलाइन करिए, बॉक्स में डालिए, हैदराबाद को उठाइए और हैदराबाद को ना ऐसे कनेक्ट कीजिए कि किसकी राजधानी है। आप बोलोगे सर आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है और तेलंगाना की भी राजधानी है। कहाँ कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है एवं तेलंगाना की भी राजधानी है। अब कुछ विद्यार्थी होंगे जो कमेंट करके बोलेंगे सर आंध्र प्रदेश की अमरावती है, तो मैंने कई बार ये सवाल पढ़ाया है कि 2015 से लेकर या फिर 2014 जब निर्माण किया गया था तेलंगाना का, तब से लेकर 10 सालों तक, मतलब 2023 तक, इन दोनों की ही राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद। मगर हाँ, अगर आप मैप को उठाकर देखेंगे तो अमरावती कंसीडर की जाती है, मगर अगर आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा या फिर ऑप्शन में दे दिया केवल हैदराबाद ही, तो आपको टिक करना पड़ेगा। अब सवाल इस प्रकार का है सर कि तेलंगाना ने हाल ही में बोला है कि हम मनाएंगे मुक्ति दिवस, हम मनाएंगे लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस। तो ध्यान रखना, कब इन्होंने बात करी मुक्ति दिवस की? तो इन्होंने बोला हाल ही में। वो कौन सा राज्य है जिसने बोला मुक्ति दिवस मनाएंगे, लिबरेशन डे? सवाल का जवाब होगा तेलंगाना। 1948-49 के आसपास की बात कर रहा है ये, जब इनको लिबरेशन मिली थी, आज़ादी मिली थी। क्लियर? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा? तो के मेनन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मिल जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5 दिन के आसपास का पूरा प्रोग्राम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे यूएन में, और जब वापस आए तो आज़ाद मिला हैदराबाद वाला क्षेत्र।
क्लियर, उम्मीद करूंगा पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज ऑब्जर्विंग फूड प्रोसेसिंग वीक फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। खाद्य प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किस तारीख से खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में वो बोल रहा है, और कब से मनाया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग वीक? ऑप्शन है 17 से लेकर 13 सितंबर, 6 से लेकर 12 सितंबर, 8 से लेकर 14 सितंबर, या फिर 5 से लेकर 11 सितंबर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, बहुत बढ़िया कपिल शर्मा जी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मतलब हमारे यहीं आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल सी फैक्ट ये है सर, तो मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, तो किसी भी एस एन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। बहुत बढ़िया। चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज ऑब्जर्विंग अ फूड प्रोसेसिंग वीक फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। इसके अलावा एक सवाल और पूछना चाहूँगा, वही सवाल है जो आप जानते हैं कि फूड मिनिस्ट्री भारत में कौन संभाल रहा है। ये सवाल सीधा बन सकता है एग्जाम में कि भारत में खाद्य मंत्रालय या फिर फूड मिनिस्ट्री किसके द्वारा संभाली जा रही है। तो इस सवाल को भी बॉक्स में डाल दीजिए और जवाब दे दीजिए। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 6 से लेकर 12 सितंबर तक मनाया जाएगा फूड प्रोसेसिंग वीक। इसके अलावा एक सवाल और बनेगा, पोषण वीक, पोषण सप्ताह, जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रिशन वीक या फिर न्यूट्रिशन मंथ। न्यूट्रिशन वीक नहीं, न्यूट्रिशन मंथ ही बोलेंगे। तो न्यूट्रिशन मंथ के रूप में कौन से महीने को सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से महीने को मनाया जाता है? एक सवाल ये लिख लीजिएगा, एक सवाल ये लिख लीजिएगा, एक वहाँ पर सवाल हो ही गया, और 3 सवाल एक सवाल में आपके टैकल हो गए। ऑप्शन नंबर सी बी है सवाल का सही जवाब, 6 से लेकर 12 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन ऑर्डर टू बूस्ट टूरिज्म, सबसे पहले टूरिज्म को डालिए बॉक्स में और कमेंट करके बताइए इंटरनेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इंटरनेशनल टूरिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाएगा? एक सवाल का जवाब ये दीजिए फटाफट से, और उसके बाद आगे पढ़िए सवाल। इन ऑर्डर टू बूस्ट टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, अ क्रूज सर्विस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम वाराणसी टू टाउन। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से किस शहर के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत करी गई है? क्रूज सेवा, उम्मीद करूंगा आप समझ रहे हैं, वो पानी वाले नौका जहाज की वो बात कर रहे हैं। तो उसी क्रूज सेवा की शुरुआत करी गई है। सवाल यहाँ पर यह है कि वाराणसी से लेकर वो किस टाउन तक जाएगी सेवा। आज के पेपर में DFCCIL वाला जो एग्जाम हुआ है उसके पेपर में सवाल पूछा गया कि भारत में जो पहली ट्रेन थी वो चलाई गई थी 16 अप्रैल, भारत में जो पहली ट्रेन थी वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक, 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चलाई गई थी। कुल कितनी दूरी उसने तय करी थी? जो बॉम्बे से लेकर थाने तक ट्रेन चलाई गई थी उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करी थी? चलिए भाई, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। कल वो जो SI वाला, मतलब SI वाला जो एग्जाम हुआ है उस पेपर में सवाल पूछा गया था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा जो कांड था वो कब हुआ था? ऐसे दिए गए थे ईयर, जनवरी 1922, फरवरी 1922, मार्च 1922, अप्रैल 1922। अब दीजिए जवाब, ये थे ऑप्शन, अप्रैल 1922। इस प्रकार से सवाल पूछा गया था और यही है एग्जैक्ट पैटर्न सवाल पूछे जाने का। चलिए, कल के दिन ही मनाया गया था, कल के दिन ही मनाया गया था, बहुत बढ़िया। 27 सितंबर को सालाना मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय कुमार पशुपति कुमार पारस, आप बता रहे हैं मंत्रालय संभाल रहे हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म डे की आप बात कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा कब? 27 सितंबर को मिल जाएगा। नेशनल वाला कब मिलेगा? अगर केवल वो नेशनल पूछ जाए कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चौरा चौरी घटना वाला देख लीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या था? इस सवाल का सही जवाब था 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर के आसपास की जर्नी आपको दिखा देगा बॉम्बे से लेकर थाने तक। ये सभी सवालों को याद रखना, ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? वाराणसी से लेकर कहाँ तक चलाएगी तो आप जवाब दोगे सर यूपी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, UPSI में पूछा जाएगा सवाल। सवाल का जवाब है चुन्नार। कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी क्रूज सेवा? वाराणसी से लेकर चुन्नार तक। क्लियर? चौरा चौरी कब हुआ? 1922 फरवरी के महीने में, 4-5 फरवरी के आसपास आपको तारीख नजर आएगी। जी बहुत बढ़िया, 5 फरवरी 1922 को हुआ चौरा चौरी वाला जो कांड हुआ वो हुआ। क्लियर? अब आजकल डेट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, वो वाला पैटर्न उसने बदल दिया। ठीक, इस सवाल का जवाब समझ आ गया, इस सवाल का जवाब समझ आ गया, इंटरनेशनल टूरिज्म डे समझ आ गया 27 सितंबर, उस सवाल का जवाब है चुन्नार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल स्क्रीन पर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड a 150 million about rupees 1095 करोड़ लोन फॉर अ सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द
अर्बन पुअर इन विच स्टेट? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन लगभग 1095 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? सवाल यहाँ पर यह है किस राज्य की वो बात कर रहा है जिस राज्य में इस प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे को मंजूरी दी गई है। इसको डालिए बॉक्स में, यहाँ से इसको डालिए बॉक्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? यहाँ से इन दो सवालों को डालिए बॉक्स में। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट। रमन जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया। अब डेट वेट पे प्लीज़ थोड़ा डेट वेट पर फोकस कीजिए, मतलब कौन सी तारीख को कौन सी घटना घटी है, इस प्रकार के सवाल अब डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक, मेरा टारगेट है आज 50-60 के आसपास सवाल हैं फरवरी महीने के। मेरा बिल्कुल टारगेट है कि सारे ही करवा दिए जाएं आज के ही मतलब दिन में, ताकि तुम्हारी ये 2 स्लाइड जो हैं वो 2 स्लाइड्स तो कंप्लीट हो जाएं कम से कम मेरी तरफ से। कल को तुम्हें ये ना लगे कि भैया हमारे एग्ज़ाम में सवाल आया सर टुडे यू आर लुकिंग पुअर, अच्छा गरीब तो हम हैं ही। महाराष्ट्र बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। उड़ीसा के संबंध में अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो हॉकी इंडिया वाला सवाल आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। हॉकी इंडिया वाला सवाल कितना फेमस है, वहाँ से सवाल पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। तेलंगाना मैंने बता दिया आपको, लिबरेशन डे वाला। इसके अलावा तमिलनाडु में तो बहुत सारी नई योजनाओं की शुरुआत करी गई है, नेट का एग्ज़ाम बंद करने की बात करी है। कौन मिलेंगे यहाँ पर आपको बैठे हुए एमके स्टैलिन मिलेंगे। जल्दी से बताइए तेलंगाना के मौजूदा राज्यपाल कौन है, हाल ही में चेंज हुए हैं, अभी बिल्कुल रिसेंट मैटर है ये गवर्नर का तमिलनाडु का। जो तमिलनाडु के गवर्नर है उनका बिल्कुल रिसेंट मैटर है, हाल ही का। 1966 फिलीपींस मनीला में मिल जाएगा हेडक्वार्टर, बहुत बढ़िया। 1966 में स्थापना करवाई गई थी, हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। ये वही देश है जहाँ के द्वारा दिया जाता है रैमन मैगेसे पुरस्कार, जो इस बार 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक पाकिस्तानी मिल जाएंगे, एक बांग्लादेशी मिल जाएंगे। बांग्लादेशी वाले व्यक्ति का नाम ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है, डॉक्टर आरिफ आरिफ करके कुछ नाम आपको मिलेगा। सवाल के सही जवाब की तरफ अगर हम जाएंगे तो मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, इस सवाल का सही जवाब रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, तमिलनाडु है सवाल का सही जवाब। अगर कुरनूल वाली कहानी आपने पढ़ी हो तो बताइए। अगर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए ना कि भारत का पहला कौन सा क्षेत्र था जिसने खुद को आज़ाद घोषित किया था, वैसे तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसके ऊपर कि भारत का पहला कौन सा भाग था जिसने खुद को आज़ाद घोषित किया था। तो कुरनूल एक क्षेत्र मिलेगा आपको साउथ इंडिया में, ठीक है। कुरनूल एक क्षेत्र मिलेगा आपको मैप के बिल्कुल लगा हुआ, उसने खुद को सबसे पहले घोषित किया था स्वतंत्र। ये घटना है मेरे ख्याल से 14 अगस्त 1947 की, या फिर 14 अगस्त 1947 के आसपास की घटना आपको नजर आएगी। स्वतंत्र घोषित कर दिया था कुरनूल ने। क्यों घोषित किया था, उसकी घोषित करने की मेन वजह थी कि भाई इसे भारत से एंट्री और एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसे सीधा यहाँ से समुद्र वाला बॉर्डर लगता था, ये यहीं से अपना काम कर सकता था। और अंग्रेज़ों ने पहले ही बोल दिया था जिसको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहो। अंग्रेज़ों का सीधा सा महत्व था, सीधा सा मतलब था कि भारत को जितने भागों में तोड़ा जा सकता है तोड़ देंगे, उनका सीधा मकसद था। सवाल का जवाब तमिलनाडु, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बैक टू द रूट्स? बैक टू द रूट्स जो है वो किसकी किताब है? ल्यूक कॉटिनो की, शिल्पा शेट्टी की, तमन्ना भाटिया की, या फिर ए एंड बी बोथ? छठे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला सवाल, दुरंत कब कोलकाता, ये भी आपको पढ़ा दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो भाई साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? एक किताब है वो पूछ रहा है, उस किताब के लेखक कौन है, केवल इतना ही सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अच्छा खासा सवाल है, अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा सवाल है। चाहे स्टैनो का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, मैं अपनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ सवाल यही आएंगे एग्जाम में। क्या रहेगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे, डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे जी। आप एआरओ के एग्जाम में बैठोगे वहाँ भी हेल्पफुल होंगे, आप पीसीएस में बैठोगे तब भी हेल्पफुल होंगे, सवाल यही पूछे जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लुके कॉन्टिनो और शिल्पा शेट्टी के द्वारा, दोनों के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम क्या है? बैक टू द रूट्स। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक से संबंधित है, रिसेंट की किताब है, 100% चांसेस बनते हैं। दोनों के नाम को ही टिक कर लीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। ए एंड बी बोथ, शिल्पा शेट्टी एंड लुकी कॉटिनो के द्वारा ये किताब को लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अपॉइंटेड
whom as the company's brand ambassador। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल फिलहाल में किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? पीवी सिंधु को, रानी रामपाल को, स्मृति मंधाना को, या फिर बोथ बी एंड सी को? अब इस सवाल को जवाब देने से पहले आपको यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा कि पीवी सिंधु जी ने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। एक मेडल जीता था 2016 रियो ओलंपिक में, इसके अलावा एक मेडल जीता है 2020 वाला इवेंट जो 2021 में हुआ है, वहाँ जीता है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ जीता था सिल्वर मेडल। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। किस राज्य से आती हैं? केवल इतना बता दीजिए आप, पीवी सिंधु जी का संबंध किस राज्य से है? एक सवाल तो यहाँ ये हो गया। इसके अलावा स्मृति मंदाना आप जानते हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। रानी रामपाल जी से सवाल एग्जाम में बन सकता है। सवाल कुछ इस प्रकार बन सकता है कि भारत की टीम ने महिलाओं की टीम ने शायद पहली बार ही इस बार प्रवेश किया था। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत की टीम लड़ी है ओलंपिक्स में और हार गई है। हारने वाली टीम किस टीम से हारी है, उसका नाम बताइए। भारत की जो फीमेल टीम है वो ओलंपिक में हॉकी वाले टूर्नामेंट में, हॉकी वाले मैच में ब्रॉन्ज मेडल हार गई है। किससे हारी है वो ब्रॉन्ज मेडल? और रानी रामपाल कौन है? हॉकी टीम की आपको कैप्टन मिल जाएंगी रानी रामपाल। हॉकी टीम की आपको कैप्टन मिल जाएंगी रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें, इस पॉइंट को भी याद रखना। अब दीजिए सवाल का सही जवाब। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप ढंग से फोकस करेंगे तो। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा बोथ बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। रानी रामपाल और स्मृति मंदाना दोनों को ही अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। किस बैंक ने अपॉइंट किया है? तो इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इस सवाल के बहुत चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के। और इसके अलावा अगर ग्रुप डी के एग्जाम की अनाउंसमेंट कर दी गई तो मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा ही पूछेगा वो, कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है। क्लियर? उम्मीद करूंगा ये वाला फैक्ट और ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये छोड़ा है और एक क्वेश्चन केवल आपके लिए ये छोड़ा है कि भारत ब्रॉन्ज मेडल किससे हारा है? हॉकी टीम से। वो कौन सी हॉकी टीम है जिससे ओलंपिक में भारत ब्रॉन्ज मेडल हारा है? महिलाओं वाली स्पर्धा में। क्लियर? मेल्स वालों में तो हम जीते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसके अलावा हाल फिलहाल में भारत में एक सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर लगाया गया था। सबसे बड़ा जो एयर प्योरीफायर लगाया गया था वो कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश में लगाया गया था? इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर जो लगाया गया था वो कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश में लगाया गया था? इन विच यूनियन टेरिटरी? इन विच यूनियन टेरिटरीज? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। 7 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर, 5 सितंबर, इन सवालों का जवाब। ग्रेट ब्रिटेन, बहुत बढ़िया। मैन जर्मनी 7 सितंबर। वो 7 अगस्त वाला सवाल तो याद है ना, कौन से डे के रूप में मनाया जाएगा? 7 अगस्त। 7 अगस्त वाला याद है ना? 7 अगस्त वाला जैवलिन थ्रो डे, ये वाला भी याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी। जैवलिन थ्रो डे किस डे को मनाने की घोषणा करी गई है? तो जैवलिन डे थ्रो डे किस दिन? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। 7 मार्च को आपको मनाते हुए नजर आएंगे जन औषधि दिवस। क्लियर? 7 अप्रैल को आपको मनाते हुए नजर आएंगे मेंटल हेल्थ डे। क्लियर? 7 अप्रैल को आपको मनाते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये सभी फैक्ट्स और पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? 7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी और 7 7 जा 49। आप समझते ही हैं। तो मतलब जितने 7 से संबंधित सवाल बन सकते हैं उतने ही साथ साथ पढ़ते चलिए ताकि अच्छी और तैयारी हो जाए एग्जाम में। बहुत बढ़िया। अगर एयर प्योरीफायर वाले सवाल के जवाब की बात करें सबसे बड़े, तो सवाल का जवाब क्या मिल जाएगा? सबसे बड़ा जवाब मतलब सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर वाला जवाब मिल जाएगा चंडीगढ़। क्लियर? सवाल का सही जवाब मिल जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, सबसे पहले तो ये बताइए भाई कि आईसीआईसीआई की स्थापना कब की गई थी? स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? ये सवाल आज भी पूछा जाता है एग्जाम में। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हैज रिसीव्ड द फाइनल नोड फ्रॉम आईआरडीएआई। सेकंड सवाल यहाँ पे ये बनता है आईआरडीएआई की फुल फॉर्म क्या है? इजीली आप बता देंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटिंग, अगर इतना भी आपको याद है तो आप इजीली टिक कर देंगे एग्जाम में। क्लियर? 4 एक्विजिशन ऑफ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को किस सामान्य बीमा कंपनी के अधिग्रहण के लिए आईआरडीएआई से अंतिम मंजूरी मिली है? मतलब आईसीआईसीआई जो लॉम्बार्ड इंश्योरेंस एक कंपनी है
वो बोल रही है कि मैं इस कंपनी का अधिग्रहण कर रही हूँ और ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी है और इसकी मंजूरी किससे लेनी थी, IRDAI से इसकी मंजूरी लेनी थी, जो कि फाइनल मंजूरी मिल गई है। अब सवाल ये है कि किसके अधिग्रहण की बात कर रहा है, किस कंपनी को खरीदने की वो बात कर रहा है, बस इतना सवाल है। चलिए, हैको जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ, डिजिट इंश्योरेंस या फिर बजाज अलायंस, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। अच्छे सवाल हैं, ये वही सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आपको दूसरों से तो कम से कम आगे खड़ा कर देंगे आसानी से। चलिए जी, मैं देता हूँ सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब है भारतीय एक्सा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए करंट के सवाल आपको मिल गए। इसके अलावा स्टैटिक जीके में 2 सवाल बनेंगे, IIT का हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ जाएगा। इसके अलावा ICICI की जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो कौन सा है, इन सवालों को नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। 1994 में आपको मिल जाएगा, 2002 में जो गवर्नमेंट वाला था उसको प्राइवेट कर दिया गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक। तो ये वाला इसलिए मैं आपको नहीं समझाता हूँ चीज़ों को, ठीक। क्लास डेली आपको 8 बजे मिल जाएगी, सेम टाइम सेम प्लेस सेम पर्सन विथ सेम पर्सनैलिटी। क्लियर, पर्सनैलिटी में भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड whom as the new मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा सवाल है, मान लीजिए आना ही आना है सवाल में। जैसे पहला सोलर अलायंस, वो UAE वाला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाला, आपको याद होगा 2017-18 के आसपास का सवाल है वो। तो इसी आधार पर सवाल पूछा जा रहा है कि भाई पहला सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन बनाया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया whom has appointed the मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि सरकार ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछूंगा, जियो थर्मल एनर्जी, जो ज़मीन से निकलने वाली ऊर्जा होती है, आपने देखा होगा वो पानी की निकलते हैं, बहुत गर्म गर्म स्रोत होते हैं। तो जियो थर्मल एनर्जी का जो भारत में पहला प्रोजेक्ट है वो कौन से राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में लगाने के बारे में फाइनल कर दिया गया। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जी, चारू चौहान जी, बिल्कुल बहुत इजीली आप जवाब दे देंगे। 1994 में आपको गवर्नमेंट वाला मिलेगा, 2002 में उसको बिल्कुल ही प्राइवेट कर दिया गया। अगर आज भी आप ICICI बैंक के ऑफिस में विजिट करेंगे ना, तो एक छोटा सा कैबिन आपको नजर आएगा जिसमें गवर्नमेंट वाला व्यक्ति बैठा होता है, ठीक। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन शर्मा। सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन शर्मा। जियो थर्मल एनर्जी के लिए भारत में जो पहला प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई है, उस सवाल का सही जवाब मिलेगा लद्दाख। उस सवाल का सही जवाब क्या मिलेगा, उस सवाल का सही जवाब मिलेगा लद्दाख। आपको याद होगा हाल फिलहाल में मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। सवाल कुछ इस प्रकार था कि भारत में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे पूछा कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र क्या है, तो आप बोलोगे सर वाराणसी है। मैं बोलूँगा एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, आपने ठीक बोला। इसी प्रकार से मैंने बोला भारत में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कि वहाँ से एक सांसद चुन के आता है और जो एरिया वाइज देखा जा रहा है ना, तो वो एरिया सबसे बड़ा है। राज्य सबसे बड़ा है ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एरिया में वो जो संसदीय क्षेत्र है जहाँ से एक सांसद चुन के आ रहा है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भारत में कौन सा है, लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है, चांदनी चौक है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट आपको मिल जाएगा चांदनी चौक। क्लियर, ये 2 सवालों के जवाब तो आपको मिल गए। एक सवाल और नया बना था 2018 में, वो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आशु मिश्रा जी, एनी प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत है। अंशुल जैन जी, आप समझे नहीं सवाल को, अब मैं दोबारा इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि सर सिंपल सा सवाल है। मैं बोल रहा हूँ कि कितने मेंबर चुने जाते हैं अगर बात करें लोकसभा में, तो आप बोलोगे सर 543, क्योंकि 2 जो वो नॉमिनेटेड थे एंग्लो इंडियन, उन्हें हटा दिया गया। क्लियर, 104वां संविधान संशोधन आपने देखा होगा, इसके साथ साथ आपने वो भी देखा होगा आर्टिकल नंबर 331 और 333 में। क्लियर, अब मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि सर जो एक मेंबर चुना जाता है वो किसी क्षेत्र से आता है, तो उस आधार पर जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है, चांदनी चौक, कि भाई एक छोटा सा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से एक MP जीत कर आ रहा है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में बैठ रहा है, लोकसभा में। उनका नाम क्या था जो चांदनी चौक से जीते थे, उनका नाम आपको मिल जाएगा हर्षवर्धन। ये वही हर्षवर्धन है जो हुआ करते थे इस देश के कौन से मिनिस्टर, तो आप बोलोगे सर हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। इन सवाल का जवाब मिल गया, इसका मिल गया। आप मुझे बता दीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। मैंने पढ़ाया हुआ है ये वाला सवाल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
तो आपको लद्दाख मिल गया। जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। उम्मीद करूंगा शिवांगी साय जी, सुशील कुमार योगी जी, आप दोनों को इस सवाल याद आ गया होगा, इवन विमला जी, आप सभी को ये एप्लीकेशन में पढ़ाया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बांग्लादेश वॉर सिमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैच? अ बांग्लादेशी वॉर 1971 रेडियो डिस्पैच पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए भाई, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ये किताब है, किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए अगर बात करें ना 1971 वाले वॉर की, तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले 1968-69 में ही रख दी गई थी। और हम जानते थे ये बात, मतलब ये हमें पता थी, हमारा पड़ोसी देश है, तो हम ये बात जानते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। वहाँ पर आपको जनरल बैठे हुए जो मिलेंगे वो उस समय मिलेंगे यह्या खान करके आपको वहाँ जनरल बैठे हुए मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पे आपको मिलेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। अब ये जो यह्या खान है भाई, ये वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, ईस्ट पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लोगों को मार रहा है, कतलेआम मचा रहा है। वैसे रफली एक डाटा दिया जाता है कि 1 करोड़ के आसपास लोगों को मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया? भाषा की विभिन्नता के आधार पर। भाई वो मुस्लिम्स हैं मगर वो भाषा बोल रहे हैं कौन सी? बंगाली। वो बंगाली टच आ रहा है उनकी भाषा में, तो अपना नहीं मान रहे। जो मेन पाकिस्तान वाला लैंड है वो लोग इनको अपना नहीं मान रहे, इसीलिए भाई लैंड खाली कराने के लिए मार रहे हैं लोगों को। अब वो लोग भाग भाग कर वेस्ट बंगाल पहुंच रहे हैं। अब ये बात भारत जानता है ऑलरेडी, और कहते हैं कि भारत में लगभग 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी आ गए थे और भारत के ऊपर सालाना 300 करोड़ रुपए की ज़्यादा बजट बैठ रहा था, मतलब उनके ऊपर 300 करोड़ का खर्चा हो रहा था। और भारत की जो माल्य हालत थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस समय। और उसके बाद इंदिरा गांधी जाएंगी, दौरा करेंगी बहुत सारे कंट्रीज़ का, बहुत सारे देशों का, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति से जाकर मिलेंगी। क्लियर? मैं राष्ट्रपति का नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अमेरिका के, उनसे सबसे खराब संबंध रहे हैं आज तक के इतिहास में भारत के, वो जो राष्ट्रपति थे उनसे मैं थोड़ा सा नाम स्किप कर रहा हूँ उनका, उस राष्ट्रपति का। इसके अलावा वो जाएंगी और कंट्रीज़ में भी जाएंगी, हेल्प मांगेंगी। इसी बीच में जाएंगी यूएसएसआर और वहाँ जाकर डील होगी। कौन सी वाली? वो डील होगी जिसमें ये कहा जाएगा कि भारत पे हमला मतलब यूएसएसआर पे हमला, और यूएसएसआर पे हमला मतलब भारत पे हमला। ऐसा क्यों किया? यूएसएसआर तो एक इतनी बड़ी शक्ति था, फिर भी यूएसएसआर ने इस प्रकार का स्टेप क्यों लिया? तो कहा जाता है कि यूएसएसआर ये बात जानता था कि भाई चाइना तो किसी का सगा है नहीं, ठीक है, और अगर यूएसएसआर को एशिया में अपना दबदबा बनाना है तो भारत को अमेरिका से बचाना ज़रूरी है। इसी वजह से भारत को सपोर्ट करा यूएसएसआर ने, और ये बात कही कि भाई अगर आप पे हमला हुआ तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे। उसके बाद मीटिंग होगी, किसके साथ मीटिंग होगी? तो सैम मानेकशॉ उस समय आपको मिल जाएंगे, आर्मी हेड मिल जाएंगे भारत के। सैम मानेकशॉ के साथ मीटिंग होगी इंदिरा गांधी की। सैम मानेकशॉ के साथ मीटिंग में और भी बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे। इंदिरा गांधी को सैम मानेकशॉ बोलेंगे कि मैडम लीजिए मेरा इस्तीफा, मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ, मगर पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ सकता क्योंकि हम इस समय अगर युद्ध लड़ने गए तो हार जाएंगे। इसके बाद सभी कैबिनेट मिनिस्टर को बाहर भेज के इंदिरा गांधी बोलेंगी कि ऐसा क्या हो गया सैम कि आप ऐसी मतलब बात मुझसे कह रहे हो। तो पूरी स्टोरी बताएंगे कि हमारे पास बहुत कम इक्विपमेंट्स हैं, हमारी जो तोपें हैं वो काम नहीं कर रही, अभी हम 65 का युद्ध लड़के आए हैं पाकिस्तान के साथ, और अभी हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, इतनी कंडीशन में नहीं हम कि हम युद्ध लड़ पाएँ। और इसके अलावा एक रीज़न वो और देंगे कि जिस मौसम में आप युद्ध करने की बात कर रहे हो, मई जून में, उस समय बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है मानसून, और छोटे छोटे गड्ढे में नदियाँ बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने के बाद जब मैं सही समय होगा आपको बताऊंगा युद्ध करना है। इंदिरा गांधी वेट करेंगे और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पहल करेगा युद्ध की। उसके बाद ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि 16 दिसंबर 1971 को एक नया देश आज़ाद करवा दिया जाएगा, एक नया देश एशिया की भूमि पर बन जाएगा जिसका नाम होगा बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस मनाता है 26 मार्च 1972 को। बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता थे बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांगा की उपाधि दी गई थी। और अगर इस किताब के बारे में बात करें, किताब लिखी गई थी उल बर्रुआ के द्वारा। ऑप्शन नंबर है। क्लियर? फैक्ट समझाना थोड़े ज़रूरी हैं, इसमें बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। जिम्मी कार्टर मिलेंगे क्या, ऐसा आप बोल रहे हैं? ठीक है, क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो भाई साहब, तुम तो मतलब मुझे लगता है कि यार लाइक वाइक करना तो छोड़ ही दिया है, किसे लाइक कर रहे हो? ठीक, जितने फैक्ट्स बनते हैं सारे समझ आ गए होंगे, उम्मीद करूंगा आपको सारे के सारे। जिम्मी कार्टर आपको मिलेंगे, आप जिम्मी कार्टर आप बता रहे हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, अगर जिम्मी कार्टर आप बोल रहे हैं तो होंगे। वो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक ऐसी मांग करी थी, उन्होंने बोला था भारत की मदद करेंगे मगर डिवैल्यूएशन ऑफ मनी करना पड़ेगा, मुद्रा की जो वैल्यू है ना, मतलब इंडिया की जो वैल्यू है डॉलर के सामने, वो इक्वल नहीं मानेंगे हम।
हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो पहली बार डिवैल्यूशन ऑफ मनी कब किया गया? 1969 में डिवैल्यूशन ऑफ मनी किया गया, जब ₹4.5 का $1 निकला था भारत के ₹1 के कंपैरिजन। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच वैदिक डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम इंडिया हैज बैग्ड द बेस्ट रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द फर्स्ट हार्मेटिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वेनिस? भारत के किस वैदिक वात्र चित्र को हैमिट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वेनिस में सर्वश्रेष्ठ शोध आधारित वात्र चित्र का पुरस्कार मिला है? चलिए भाई, इंडिया वैदिक जीपीएस, वैदिक लाइट या फिर वैदिक मैप, किसे मिला है भाई साहब ये पुरस्कार? सवाल यहाँ पर ये है। 26 मार्च मुजिब्बर। चलिए जी, मुकेश यादव जी, सर कोई किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जिम्मी कार्टर, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। माही शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हाँ चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही डिसेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 2800 ग्रेड पे की जो आपको मिल जाएगी स्टैनो में, जो ग्रुप सी वाली नौकरी होगी ना स्टैनो में, कम से कम वहाँ ये सवाल आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा वैदिक जीपीएस। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। उम्मीद करूंगा नहीं दे पाएंगे सारे विद्यार्थी सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी अच्छे से पढ़ लेना। भारत के किस वैदिक वात्र चित्र को पहला हेमेटिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वेनिस में सर्वश्रेष्ठ शोध आधारित वात्र चित्र का पुरस्कार दिया गया है? तो सवाल का जवाब है वैदिक जीपीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड विच इंस्टीट्यूशन विल जॉइंटली डेवलप अ डिवाइस कंडक्टिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन स्पेस? अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रयोग करने के लिए, तो अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने के लिए इसरो और कौन सी संस्थान संयुक्त रूप से एक उपकरण का विकसित करेगी? बताइए भाई, संयुक्त रूप से मिलकर एक उपकरण को विकसित कर रही है। सवाल ये है, इसरो के साथ सामने कौन है? ये है, पूछ रहा है वो। IISER पुणे, IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर या फिर IIT गुवाहाटी। इसके अलावा अगर बात करें इसरो के मौजूदा अध्यक्ष की, तो आपको मिल जाएंगे के सिवान। इसरो के मौजूदा अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे के सिवान, जो जाने जाते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। क्लियर? इसरो के मौजूदा जो अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे के सिवान मिल जाएंगे, जो जाने जाते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। हेडक्वार्टर आप सभी लोग जानते हैं, आपको कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा। सवाल का सही जवाब है IISc बैंगलोर। और बैंगलोर को बैंगलोर के नाम से वो जानेगा, संस्थानों के नाम नहीं बदले जाते। सर प्रयागराज का नाम बदला गया, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है, तो संस्थानों के नाम नहीं बदले जाते। इसी प्रकार से वहाँ पे वो IISc बैंगलोर ही लिखेगा, बेंगलुरु नहीं लिखेगा। जबकि बैंगलोर का नया नाम क्या रखा गया? बैंगलोर 2013 में, उसका सिंबल है B और U। क्लियर? भारत का पहला ऐसा शहर था जिसने अपना खुद का चिन्ह निकाला था, B और U, बेंगलुरु का B और U। इसके अलावा जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिल जाएंगे वो कौन मिलेंगे? अब्दुल कलाम साहब। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन मिलेंगे? तो आप जवाब देंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिलेंगे अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब आपको मिल जाएंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में, जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कब से लेकर कब तक? तो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन? APJ अब्दुल कलाम साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर बात करें तो 1998 में जो टेस्ट किया गया था ऑपरेशन शक्ति, 1998 में 11 मई और 13 मई 1998 को टेस्ट किया गया था ऑपरेशन शक्ति, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? तो आप बोलोगे सर APJ अब्दुल कलाम साहब। इसके अलावा 11 मई को सालाना मनाया जाता है कौन सा दिवस? टेक्नोलॉजी डे, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। क्लियर? सभी फैक्ट समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स अक्रॉस 75 इंडियन मिशंस एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? कौन सा संगठन विदेशी मंत्रालय के सहयोग से दुनिया भर में 75 भारतीय मिशन दूतावास में आत्मनिर्भर भारत कोनों की स्थापना करेगा? मतलब आत्मनिर्भर भारत के ना
कॉर्नर्स बनाएगा, मतलब वहाँ पर एक कॉर्नर्स बनवा देगा आत्मनिर्भर भारत के रूप में। अगर मेरे हिसाब से स्कीम को आप देखेंगे ना, तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप दूसरी कंट्री में बैठे हैं, वहाँ भी आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहते हैं, तो वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, इस प्रकार से। अब सवाल यहाँ पर ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से, विच ऑर्गेनाइजेशन विल सेटअप, ये कौन सा संगठन है जो सेटअप करेगा आत्मनिर्भर भारत के कॉर्नर्स दुनिया के 75 एम्बेसीज में। वो दुनिया का कौन सा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा एम्बेसी है? तो मिल जाएगा आपको चाइना। पहले हुआ करता था अमेरिका, अमेरिका सेकंड नंबर में मिलेगा, चाइना मिलेगा आपको प्रथम पे। क्लियर? 180 के आसपास उसकी एम्बेसीज आपको नजर आएंगी। KVIC, ट्राइब्ड, नेफेड या फिर एपेडा। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत दिमाग से खेलना होता है एग्जाम में सर। एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। अगर आप मान के चलिए, आपको कई बार लगता होगा कि यार आज भी हम वही वो सवाल पढ़ रहे हैं कि 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिशमेंट हुई थी। सर बहुत मिनटों का खेल होता है एग्जाम में। अगर एक मिनट भी आप इधर उधर हुए ना हल्का फुल्का सभी, तो मान लीजिए कि बंटा धार। सवाल का सही जवाब क्या है? ट्राइब्ड रहेगा सवाल का सही जवाब। जल्दी बताइए ट्राइब्ड की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट जल्दी बताइए ट्राइब्ड की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइब्ड? क्लियर? उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं आपने समझ लिए होंगे इस सवाल के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया? सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट बताइए भाई। स्टैब्लिशमेंट कब करवाई गई थी एक्सिम बैंक की? अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सचिन तेंदुलकर कमेटी आपने पढ़ी है, नरसिम्हन कमेटी आपने पढ़ी है, तो एक्सिम बैंक भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बताइए भाई, एक्सिम बैंक की स्थापना कब करी गई? और सवाल है, भारतीय निर्यात आयात बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्षा भूपेंद्र बांगरी, रेणु कर्ण, सुनीता महेश्वरी या फिर मीना गणेश? चलिए जवाब दीजिए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 1920 कैसे बोल रहे हो यार? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के कौन चुने गए हैं अध्यक्ष? सवाल केवल यहाँ पर ये है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ अगर कोई इतनी श्योरिटी से आपको बोल रहा है ना कि स्टैब्लिशमेंट डेट याद रखिए, पूछेगा वो डायरेक्ट आपसे पूछ जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना पड़ेगा 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी नाबार्ड की। ठीक, इसी प्रकार से ये सवाल यहाँ तक तो करंट अफेयर पे है। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा स्टैटिक जी के। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम ये सिंपल सिंपल फैक्ट्स हो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक, 1982, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल के सही जवाब की बात करें तो हर्षा भूपेंद्र बांगरी रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए। एक्सिम बैंक के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एमडी कौन चुने गए हैं? तो हर्षा भूपेंद्र बांगरी चुने गए हैं नए अध्यक्ष एमडी। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच हैज बिकम द 19th बफेलो ब्रीड इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में 19वीं भैंस की नस्ल कौन सी बनाई गई है? एक सवाल आपसे और पूछूंगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर मौजूद है? जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब मिल्क का जो मिलेगा ना हेडक्वार्टर, जैसे करनाल में मिल जाएगा, इसी प्रकार से नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? किस राज्य में इसका संस्थान मौजूद है? इस प्रकार से सवाल है। और वो जो भैंस की 19वीं नस्ल चुनी गई है वो कौन सी है? मुर्रा, सुरती, दोनिया या फिर मंडा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। वो कौन सी भैंस की 19वीं भैंस की किस्म है भाई? वो किसके द्वारा सिलेक्ट करी गई है? तो सिलेक्ट करने वाला आप देख ही रहे हो, बता रहा है क्या है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। वो कौन सा भैंस है जो चुनी गई है? इसका हेडक्वार्टर आपको जरूर देखना पड़ेगा, बहुत सारे चांसेस बनेंगे। और सवाल के सही जवाब की अगर बात करें, सवाल का सही जवाब क्या मिलेगा? सवाल का सही जवाब मिलेगा मंडा। ऑप्शन नंबर डी मिलेगा सवाल का सही जवाब। भैंस की 19वीं नस्ल कौन सी बनी है? तो मंडा बनी है भैंस की 19वीं नस्ल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है कि चांसेस बन जाए एग्जाम में पूछे जाने के। इसका हेडक्वार्टर बताइए फटाफट से, नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंटल श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, पर्यावरण मंत्री कौन है? इसको यहाँ से हाईलाइट कर लीजिएगा सीधा।
कि भारत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो आप जवाब देंगे भूपेंद्र यादव ने 132 शहरों के लिए शहर की हवाई कार्य योजना कार्यनिर्वहन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट श्री भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च विच पोर्टल फॉर ट्रैफिकिंग और फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ सिटी एयर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 132 सिटीज। वो बोल रहा है 132 शहरों में जो हवा की क्वालिटी है ना वो कैसी है उसको जांचने के लिए, उसकी फिजिकल प्रेजेंस के लिए भी जांचने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत के एनवायरमेंटल मंत्री के द्वारा, श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। उस पोर्टल का नाम क्या है? प्रण, वायु, अधीर या फिर वृक्षा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 17 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सवाल, ठीक है। पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनेंट सिटीज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। वायु, बहुत बढ़िया जी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब आप बता रहे हैं कि रहेगा वायु, मगर सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ये प्रण रहेगा, इसमें ए और साथ में जोड़ देना। तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए प्रण या प्रणा रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस सवाल का सही जवाब। 100% आप मान सकते हैं कि श्योरिटी बेसिस क्वेश्चन हैं, ये आने ही आने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज विच विल बी बिगेन सी ट्रायल्स दिस मंथ। वो बोल रहा है भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है जो इस महीने समुद्री परीक्षण शुरू करेगी। जैसे हम देखना होगा, आपने नाम सुना होगा कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिसाइल टेस्ट की जाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वो बोल रहा है कि एक क्षेत्र बनाया गया है, तैरता हुआ क्षेत्र है वो, जिससे मिसाइल परीक्षण किया जाएगा, मिसाइल टेस्ट की जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि वो एक तो भारत का पहला फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज बन गई। अब उसका क्या है नाम, सवाल ये है, INS अन्वेष, INS अर्जुन, INS नकुल या फिर INS सहदेव। इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर मौजूद है? फ्लोटिंग बिगेस्ट सोलर प्रोजेक्ट, चलिए फ्लोटिंग बिगेस्ट सोलर प्लांट कहाँ पर मौजूद है? इस सवाल का जवाब और दीजिए। ये सवाल एग्जाम में कई बार आपको नज़र आएगा कि कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस मानिए कि 100% है कि आने ही आने ऐसे सवाल एग्जाम में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा INS अन्वेष रहेगा सवाल का सही जवाब। फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच बैंक हैज टॉप द मेटियर डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर फरवरी एंड मार्च 2021। फरवरी और मार्च 2021 के लिए किस बैंक ने मेटी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? मतलब एक फर्म है, वो रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, किस चीज़ की रिपोर्ट कार्ड? डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड वो जारी करती है। वो बोल रहा है कि ये जो मेटी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड है उसमें किस बैंक ने टॉप किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने या फिर कैनरा बैंक ने? चलिए जवाब दीजिए भाई। चलिए जी फटाफट सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? क्या है सवाल का सही जवाब? इस आधार पे ये जो मेटी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड है इसके आधार पे भारत में कौन सा बैंक है जिसने टॉप किया है? फरवरी से लेकर मार्च तक की वो केवल रिपोर्ट दे रहा है। सवाल का सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसीलिए पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि या तो विद्यार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाएगा या फिर कैनरा बैंक लगा देगा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ तो जाएगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा। मगर सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन टू रीड अ न्यूज बुलेटिन इन हिंदू ऑन BBC नियरली 60 years ago passed away recently. What was her name? लगभग 60 साल पहले BBC पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? BBC न्यूज़ आप सभी लोग देखते होंगे ऑलमोस्ट, अगर आप एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो फॉलोअप थोड़ा बहुत उसे करते होंगे। तो BBC न्यूज़ चैनल है, उस पर सबसे पहले हिंदी बुलेटिन पेश करने वाली एक महिला थी, उन महिला की हाल ही में डेथ हो गई है। सवाल यहाँ पर यह है, उनका नाम क्या था? आशा शर्मा, रजनी कौल, कीर्ति सिंह या फिर हर्षिता अग्रवाल? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
या फिर हर्षिता अग्रवाल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। आशा शर्मा, रजनी कौल, कीर्ति सिंह या फिर हर्षिता अग्रवाल? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। सवाल का सही जवाब रहेगा रजनी कौल। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। रजनी कौल है सवाल का सही जवाब। बीबीसी न्यूज़ में हिंदी बुलेटिन पेश करती थी 60 साल पहले, और अब क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई है। सवाल का जवाब क्या है? रजनी कौल। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है स्क्रीन पर। ऑप्शन सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम? किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए भाई। बुजुर्ग लोग आप समझ सकते हैं कि ओल्ड एज लोग की बात कर रहा है वो। तो बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम भारत के किस मंत्रालय के द्वारा एक नई पहल है? ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, कल्चर के द्वारा या फिर डिफेंस के द्वारा। 21वें नंबर का सवाल। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट से। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। चलिए भाई फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सिंपल सवाल है, अगर आप इजीली टैकल करेंगे तो आराम से काम चल जाएगा। ये कहीं ना कहीं वो संस्कृति की बात कर रहा है, अगर बुजुर्गों से संबंधित भी कोई बात कर रहा है। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बस ये बता दीजिए इसके करंट मिनिस्टर कौन है, इसके मौजूदा मंत्री कौन है, इसके करंट मिनिस्टर कौन है। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, केवल उतने से काम आपका चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसीव इट्स फर्स्ट पोलन कैलेंडर विच कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल एलर्जी ट्रिगर्स? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला परगा कैलेंडर प्राप्त किया है जो संभावित एलर्जी ट्रिगर की पहचान करने में मदद करेगा? मतलब जो एलर्जी होती है ना भाई, उसे आइडेंटिफाई करने में वो मदद करेगा। हैज़ रिसीव फर्स्ट पोलन कैलेंडर, वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सबसे पहले ये हासिल किया है? लद्दाख, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर चंडीगढ़? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, संध्या टॉक्स जी, यश जी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर। रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। अच्छा सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, गुजरात, वेस्ट बंगाल या चंडीगढ़, जिसने हासिल किया है सबसे पहले क्या फर्स्ट पोलन कैलेंडर कार्ड? पोलन कैलेंडर की बात कर रहा है जो आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल एलर्जी ट्रिगर्स को, ठीक। और सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब। चंडीगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो एयर प्योरीफायर है वो कहाँ लगाया गया? चंडीगढ़ में लगाया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ में आपको राजधानी नजर आएगी किसकी? तो चंडीगढ़ आपको खुद की राजधानी के रूप में भी काम करते हुए नजर आएगा, एवं चंडीगढ़ स्वयं दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि पंजाब और हरियाणा अलग कब हुआ? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था। सवाल ये है कि पंजाब और हरियाणा को एक कब किया गया था ब्रिटिश के द्वारा? चलिए, पंजाब और हरियाणा को एक कब किया गया था ब्रिटिश के द्वारा? ये सवाल का जवाब देने की ज़रा चेष्टा कीजिए फटाफट से, इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा जो फैक्ट्स बनते हो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च नमास्या ऐप डेवलप एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनीज एमएसई वेंडर्स? चलिए, किस कंपनी ने कंपनी के एमएसई विक्रेताओं के लाभ के लिए विशेष रूप से विकसित नामास्या ऐप लॉन्च किया है? बताइए भाई, वो कौन सी कंपनी है जिसने मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस की वो बात कर रहा है इस आधार पे, जिसके लिए लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन का नाम क्या है? नामास्या एप्लीकेशन है। चलिए, सेल ने, नैल्को ने, गेल ने या फिर एनएचपीसी ने? बिडिंग के काम आएगा, इस प्रकार से बात कर रहा है बस वो केवल। अगर बात करें तो आपको मिल जाएगा नैल्को माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस योग एप्लीकेशन। क्लियर? मैंने आपको बता दिया, सिंपल रूप से मैंने बता दिया था, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के रूप में वो बात कर रहा है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब रहेगा नैल्को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर
एयरबस टाटा प्रोजेक्ट टू बिल्ड 56 C-95 transport aircraft to replace the old Avro 748 planes of Indian Air Force। केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C-95 परिवहन विमान बनाने के लिए एयरबस टाटा परियोजना के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है। मतलब जो सामान लेकर जाने वाले हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं ना, उनका नाम पुराने वाले को क्या है, एवरो 78, उनके स्थान पर नए लेकर आए जा रहे हैं, उनका नाम क्या है, C-95, उनका नाम है C-95। ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, तो एयरबस टाटा को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। सवाल यहाँ पर ये है कितनी इसकी वैल्यू है, $2 बिलियन, $4 बिलियन, $3 बिलियन या फिर $1 बिलियन। चलिए कितने बिलियन डॉलर इसकी वर्थ है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, कितने बिलियन डॉलर इसकी वर्थ है, केवल इतना सवाल पूछ रहा है वो। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, $3 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड whom as its ब्रांड एम्बेसडर। टाटा AIA ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, टाटा AIA ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये भाई साहब भाला फेंकने में, जैवलिन थ्रो करने में एक मेडल जीत कर लाए हैं और पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी स्पर्धा में कोई स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सवाल का जवाब है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए केवल मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, थोड़ा सा आराम से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कल ही हमारा एग्जाम है तो जल्दबाजी करने से थोड़े मुश्किल सवाल है, ये आप भूल जाएंगे आसानी से, इसीलिए। ठीक, तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इस क्लास को मैं अभी यहीं रोकता हूँ, कल सेम समय, सेम प्लेस, सेम स्थान, सेम व्यक्ति के साथ आपको क्लास मिल जाएगी। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको मैं वहाँ कल करवा दूंगा, मगर हो सकता है कुछ नया भी करवा दूँ। तो आप ये बैठ के मत आना कि भाई ये सोच के मत आना कि यही करवाने वाले, इसके हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य टॉपिक में आपको कल करवा दूँ सेम 8 बजे वाली क्लास में। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, घंटी को बजा देना और क्लासेस को अटेंड करने के लिए टाइम से पहुंच जाना। थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।